नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑल इन क्लासेस पर। दोस्तों, गणित की आज की क्लास में हम क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन पर चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्षेत्रमिति क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस टॉपिक से हमको क्या क्या पढ़ना होता है और इस टॉपिक से एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सारा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा, तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली सेल चल रहा है। सभी कोर्स में फ्लैट 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड दिवाली 20 आपको अप्लाई करना है। जो भी कोर्स आप खरीदना चाहते हैं, जैसे गणित का कोर्स, अमीन का कोर्स है ना, तो उस कोर्स को ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दिवाली 20 कूपन कोड आपको दिखेगा। सिंपली उसको टच करिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी प्राइस आपको दिखेगा वो 20% और कम हो जाएगा। फिर बाई नाउ करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी कोर्स है आपको कहाँ पर मिलेगा, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर से अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑफ़र है वो 25 अक्टूबर तक चलेगा, तो जल्दी से जल्दी ये आप ऑफ़र जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो नीचे आपको डिटेल दिख रहा होगा, उससे आप पढ़ सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में आते हैं। पहला हम देखते हैं आज की क्षेत्रमिति होता क्या है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत जो जियोमेट्रिकल शेप होते हैं, जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, उसका हम क्षेत्रफल अर्थात एरिया, परिमाप पेरीमीटर, वॉल्यूम आयतन इत्यादि निकालते हैं। ये सारे निकालने के तरीके, विधियां को हम क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब अगर बात करें ज्यामितीय आकृति की, तो ज्यामितीय आकृति भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है 2D और दूसरा होता है 3D आकृति। 2D आकृति जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल। जैसे आपको एक ये कॉपी दिख रहा है, कॉपी का एक पेज मान लो, या फिर कोई A4 साइज का पेज मान लो। आयत जैसे आपको दिखेगा, रेक्टेंगल जैसे दिखेगा। तो ये कौन सा आपको इमेज है, 2D इमेज है। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई दिख रहा है, ऊंचाई नहीं है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल हम इसको मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं, 2D शेप। 3D शेप, 3D शेप मतलब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे बर्फ का जो टुकड़ा है जो आप फ्रीज में जमाते हो, क्यूब जैसे दिखता है ना, घन। ठीक है, आइसक्रीम का जो कोन है, ठीक है, कोन, शंकु, फुटबॉल हो गया, स्फेयर, गोला, ठीक है, सिलेंडर हो गए ये। तो ये सब कुछ क्या है, ये 3D आकृति है। ये सब आप जानते हो, वैसे मैं आपको बस बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्षेत्रमिति को दो भाग में बांटते हैं। एक तो हो गया आपका समतल क्षेत्रमिति, प्लेन मेंसुरेशन। दूसरा हो गया घनात्मक क्षेत्रमिति, सॉलिड मेंसुरेशन। तो समतल क्षेत्रमिति में हम क्या करते हैं, 2D आकृतियां जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, इन सब का क्षेत्रफल और परिमाप इसके अंतर्गत निकालना जाता है। क्या निकाला जाता है, एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, समतल क्षेत्रमिति मतलब यहाँ पर देखिए 2D, टू में कितना, 2D में दो है, तो दो बात याद रखना, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो 2D में हम इन सब का क्षेत्रफल और परिमाप मानते हैं, निकालते हैं। और घनात्मक क्षेत्रमिति में हम 3D जो शेप्स है, ज्यामितीय आकृतियां हैं, उनका क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, इत्यादि निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा हो जाएगा समतल क्षेत्रमिति वाला जो भाग है, 2D वाला जो चैप्टर है, उसको हम नाम देंगे क्षेत्रफल। क्या नाम देंगे, क्षेत्रफल या फिर एरिया। और ये जो सॉलिड मेंसुरेशन है उसको हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे, जिसका नाम हम देंगे आयतन या फिर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली मैं आपको क्षेत्रफल एरिया टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत जो जितने भी 2D इमेजेस दिख रहे हैं आपको, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, इन सब का आयतन और परिमाप निकालना सिखाऊंगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आयतन और परिमाप बोल दिया मैं, क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता देता हूं कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया, कोई भी आकृति जितना स्थान घेरता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है, या फिर कोई आकृति जितने भाग को घेर लेता है वो उसका क्षेत्रफल हो गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं
ये आयत हो गया, ये वृत्त हो गया। अब सब में मैंने क्या किया, अंदर को फिल कर दिया। ये येलो कलर जो दिख रहा है ना, ये इसका क्षेत्रफल है। ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर आपको ये क्या, कौन सा कलर, पर्पल कलर, तो ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पिंक जैसे दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, तो ये सब जो अंदर भरे हुए हैं इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, भीतर घिरे हुए भाग, याद रखेंगे, भीतर घिरे हुए भाग, और इस जो भरा हुआ कलर है उसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये हो गया क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है? इस भरे हुए भाग के अलावा क्या बच गया? परिमाप का मतलब क्या होता है? किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई, बाहरी सीमा की कुल लंबाई होता है परिमाप। जैसे आयत में बाहरी सीमा क्या हो गया, ये, तो टोटल ये जो चार भुजा दिख रहा है सबका योग। तो परिमाप में बस सिंपल सा ये याद रखना, जितनी भुजाएं हैं सबको हम टोटल कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें हम तीनों को जोड़ देंगे, इसमें हम चारों को जोड़ देंगे, इसमें भी चारों को जोड़ देंगे, और इसको वृत्त में हम क्या करते हैं, परिधि कह देते हैं परिमाप को। ठीक है, 2πr जो निकालते हैं, 2πr से इसका बाहरी सीमा निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये कलर दिख रहा है ना, यही परिमाप है, और इसके अंतर्गत जो कलर फिल हुआ है वो उसका क्षेत्रफल है। इतना क्लियर है? अब इतना क्लियर है तो आपको आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं जितने भी आकृतियां हमने देखा उसका क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूले क्या है। ये सब आपने स्कूल में पढ़ा होगा और सिंपल सी चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें आप जानते हैं इजी है उसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। जहाँ पर लगेगा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। और ये सारी चीज़ें ऐसी है कि इसको जनरली सभी लोग जानते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आयत हो गया, अगर हम इसको लंबाई माने, चौड़ाई माने, ठीक है, तो इसका जो मैं मान लेता हूँ दूरी जो है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो a है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो b है। ठीक है, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a गुना b कर दिया। ठीक है, परिमाप क्या होगा? परिमाप देखिए, आयत क्या होता है, आयत में ये दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होता है। तो ये भी है तो ये भी होगा, और यहाँ का जो मान है वो बराबर होता है। ठीक है, तो जो सामने की भुजाएं हैं, या फिर इसको विपरीत भुजा भी हम कहते हैं, आयत में वो बराबर होता है। इसके अलावा चारों जो कोण हैं वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वह चतुर्भुज जिसकी केवल विपरीत भुजाएं, मतलब चारों भुजा बराबर नहीं होता, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और सभी चारों कोण समकोण होता है, वो आयत हो गया। अब आयत में क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, और परिमाप अगर आप निकालोगे तो परिमाप को क्या करोगे, सभी को जोड़ देगा। जैसे कि a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो 2 बार a आ जाएगा और 2 बार b आ जाएगा। 2 को कॉमन निकालोगे तो a प्लस बी बचेगा, तो ये आपका परिमाप हो गया 2a प्लस बी। और किसी भी परिमाप का अगर आपको ऐसा है ना कि सब कितने भी परिमाप है उसका आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से याद रख लेना, जितने भी भुजा हो उसको मेरे को जोड़ना है और कुछ नहीं, परिमाप वही है। ठीक है, विकर्ण क्या हो गया? विकर्ण मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री दिख रहा है, और यहाँ पर आपको ये त्रिभुज जैसे दिख रहा है। तो त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ पर जब समकोण त्रिभुज होता है तो ये हिस्सा को हम कर्ण कहते हैं, लंब हो गया, आधार हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये कर्ण हो गया, तो इसका वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग होगा, और वर्ग को जब हटाएंगे तो वो अंडर रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ठीक है, पहला ये चीज़ था तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब बाकी में मैं आपको जल्दी जल्दी फॉर्मूले बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अपनी कॉपी में वर्ग स्क्वायर, तो वर्ग समझ लीजिए क्या होता है। पहले वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर हो, ये सभी एक बराबर होता है, चारों भुजाएं जो है एक समान होता है, वो वर्ग होता है। ठीक है, तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वर्ग होता है। और इसके साथ साथ ये जो कोण है वो क्या होता है, 90 डिग्री, चारों कोण भी 90 डिग्री का होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई करोगे तो a गुणित a ही आएगा। ठीक है, और a क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला कहते हैं भुजा गुणित भुजा, a का वर्ग। ठीक है, परिमाप चारों को जोड़ोगे तो ए 4 बार आ जाएगा, 4a हो गया, इसको 4 गुणित भुजा भी लिख देते हैं। ठीक है, विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण होगा a
अंडर 2, ठीक है। ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग करोगे, ठीक है, और 2a का वर्ग हो जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा और अंडर 2 बच जाएगा, ठीक, समझ में आया आपको। तो ये आपको सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अब आते हैं आपका त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं और चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। मैं आपको अभी पहले बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद उसके प्रकार पे भी आऊँगा, ठीक है। तो त्रिभुज में अगर हम देखें, मान लो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है। इसका इस भुजा का मान मैं ए मान लेता हूँ, इसका बी मान लेता हूँ, इसका सी मान लेता हूँ। तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब आधार यहाँ पर दिख रहा है आपको बी, और ऊंचाई क्या होगा, ना आपको ए लेना है ना आपको सी लेना है। ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर जो एच दिख रहा है ना, ये इसका ऊंचाई होगा, ठीक है। तो आधार गुणित ऊंचाई 1/2 बी गुना एच, ठीक। और परिमाप क्या होगा, भुजाओं का योग। तो ये ए बी और सी परिमाप ये हो जाएगा। परिमाप में मैंने आपको सबको बताया है, सबके बारे में बताया कि आपको एक बार टोटल कर लेना और कुछ नहीं करना है। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हमको पता है और वहां से ही सिर्फ तीनों भुजाओं के मान से ही अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए एक हीरोन का सूत्र भी है, आप ध्यान रख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये ए बी और सी क्या है, इन भुजाओं का मान। जैसे इसका मान 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तो एस के जगह माइनस ए की जगह 7 रखोगे, यहाँ पे 8 रखोगे, यहाँ पे 9 रखोगे, और यहाँ पर एस बराबर इन तीनों भुजाओं को जोड़ोगे और उसका क्या करोगे, बटे 2 करोगे, है ना। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं अगर आपको ए बी सी का मान पता है, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 3 भुजाएं एवं 3 कोण, जिसकी 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हो, और तीनों कोण का योग 180 होता है त्रिभुज में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्भुज के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है आपका समचतुर्भुज, और एक और होता है आपका समांतर हो गया, समचतुर्भुज हो गया, और ट्रेपोजॉइड को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो 3 प्रकार के चतुर्भुज हैं, तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले आते हैं समांतर चतुर्भुज। अब ये हिंदी में अगर आप नाम देखोगे ना, समांतर, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का लगता है, तो आप इंग्लिश वाला नाम भी थोड़ा सा याद रखेंगे। समांतर चतुर्भुज को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल से याद रख लेना, पैरेलल ये और ये आमने सामने, इसको विपरीत भी बोल देते हैं। तो ये दोनों बराबर होगा और ऊपर नीचे ये दोनों बराबर हो। जैसे आयत, आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, देखिए आयत सीधा होता है। अगर आयत को मैं ऐसे खींच दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, ये मेरा आयत है, ठीक है, ये मेरा आयत हो गया। अब इसको मैं खींच दूं तो थोड़ा सा ये झुक गया। खींच, देखिए आयत को मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ ना। तो आयत को अगर मैं खींचता हूँ तो ये जो झुक रहा है ना, तो आयत को अगर हम किसी एंगल में खींच देते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई परिभाषा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजाओं एवं विपरीत कोण बराबर होते हैं। ये विपरीत भुजा ए और बी बराबर है, और इसके विपरीत कोण यहाँ पर ये विपरीत कोण है, ये बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें दो कोण 90 अंश से कम, 90 डिग्री से कम, और दो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा, दो कोण न्यून कोण, दो कोण अधिक कोण दिखेगा आपको, ठीक है। आयत में क्या है, चारों कोण आपको 90 डिग्री दिखता है। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज हमने आयत को ही क्या किया, खींचा है ना, तो उसी तरीके से इसका क्षेत्रफल और परिमाप रहता है। उसमें लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो इसमें आधार गुणित ऊंचाई। जहां भी आपको टेढ़ा मेढ़ा आकृति दिखेगा, आप क्या करोगे, ऊंचाई वाला मामला सेट करोगे, ठीक है। तो ऊंचाई मतलब h, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, आधार ये b हो गया, ऊंचाई हो गया h, ठीक है। परिमाप में कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार a आएगा और 2 बार, बिल्कुल आयत की तरह, ठीक है। अब ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। उसके बाद आते हैं हम समचतुर्भुज, इसको हम कहते हैं रोम्बस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमने आयत को खींचा, उसी प्रकार हमने क्या किया, वर्ग को खींच दिया,
ठीक है। अब वर्ग है मतलब चारों भुजाएं समान हैं। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में इतना अंतर है कि इसमें बस आमने सामने वाला बराबर रहता है, चारों बराबर नहीं रहता, लेकिन इसमें चारों बराबर हैं। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज मतलब जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटे। ये एक विकर्ण हो गया, एक डायगोनल, और दूसरा है ना, तो दोनों विकर्ण यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो समकोण बन जाता है। ये इसका परिभाषा होता है वर्ग को खींचने जैसा। आप दिमाग में ऐसे याद रख लेना कि समांतर चतुर्भुज आयत को ऐसे खींचने जैसा, और समचतुर्भुज मतलब वर्ग को हमने ऐसे थोड़ा सा खींच दिया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है। तो पहला विकर्ण अगर मैं D1 मानूं और दूसरा विकर्ण D2 मानूं तो 1/2 D1 गुना D2। ठीक है। परिमाप तो क्या करना है आपको, चारों को जोड़ देना है तो 4a हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला शेप हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजॉइड। अब यहाँ पर आप देखो समलंब चतुर्भुज को आप समझो कि समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके केवल एक जोड़ा विपरीत भुजाएं समान होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये और ये समान नहीं है, केवल एक जोड़ा मतलब ये और ये समान है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी तो विपरीत समान था, लेकिन यहाँ पर ये भी समान था। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल और यहाँ का ये वाला एंगल दोनों एक थे। ट्रेपेजॉइड में क्या होता है, ये अपने से पास आते हुए दिखता है। ठीक है, मतलब विपरीत कोण बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर ये इधर कोण बन रहा है तो ये इधर कोण बन रहा है, आपने से पास आते हुए दिख रहा है आपको। तो समांतर भुजाओं के झुकाव की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के ओर आ रहा है मतलब विपरीत, एक दूसरे की ही तरफ, मतलब ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा, एक दूसरे के विपरीत तो ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। ठीक है। तो ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना क्या हो जाएगा, एक ऊंचाई तो आएगा ही। ठीक, उसके अलावा आधार 1, ये आधार 1 में मानूं और ये आधार 2 मानूं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 आधार 1 प्लस आधार 2 गुना ऊंचाई। यहाँ पर b मान लो, यहाँ पर c मान लो अगर, तो 1/2 b प्लस c गुणित h। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है। परिमाप किसी में भी बताने की अलग से जरूरत नहीं है भाई, सबको आप जोड़ देना। फिर आपका चतुर्भुज, वैसे तो जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब चतुर्भुज के ही टाइप्स हैं, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, आपका सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज में भी अगर हम एक अलग वैरायटी देखें तो चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं एवं 4 कोण हो। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक भी भुजा समान नहीं है, विकर्ण भी एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अजीब टाइप का दिख रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो इसका क्षेत्रफल तो 1/2 विकर्ण, ये ए सी दिख रहा है, ये वाला विकर्ण, गुना विकर्ण पर जो दो लंब हम डाले हैं इसका योग। ठीक है। तो 1/2 AC गुना H1 प्लस H2, ये हो गया। परिमाप सिंपल है, चारों भुजाओं को जोड़ देना है आपको। तो इतना हो गया। अब हम कुछ और त्रिभुज के टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं, ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, तीनों भुजाएं एक बराबर हो। इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 होगा, इसकी वैल्यू भी 5 होगा। तो अगर ऐसा त्रिभुज है उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर परिमाप देखिए ये क्या होता है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई। अब ऊंचाई का वैल्यू h निकालोगे और जब h का मान निकालोगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। तो यहाँ पर आप a/2 का वर्ग करोगे, ये पूरा a है तो यहाँ 20 से जाएगा ना तो a/2 हो जाएगा। अब सब कुछ जब आप निकालोगे तो h का वैल्यू आएगा √3/4a, और उसमें अगर आप निकालोगे एक √3/2 आएगा तो √3/2a आ जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 1/2 और आधार वगैरह सबको गुना करोगे तो क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। तो आपको सिंपली याद रख लेना है भाई कि क्षेत्रफल, अब एग्जाम्स में क्या है आपको थोड़ी निकालते बैठे रहोगे सबका क्षेत्रफल, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि जब समबाहु दिखेगा
तो √3/4 a का स्क्वायर, a मतलब भुजा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों तो समान है तो ए तीन ए हो जाएगा, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु, दो मतलब द्विबाहु, जहां पर दो भुजाएं समान हो, उसका फॉर्मूला भी होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई क्षेत्रफल का। और एक हो गया आपका समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसका क्षेत्रफल भी होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इस तरीके से जितने भी त्रिभुज है वो भी हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा वृत्त वर्ग का देख लेते हैं, सर्कल। तो सर्कल यहाँ पर आप देख रहे हो, हम क्या करते हैं, सर्कल में केंद्र होता है और केंद्र से यहाँ आउटर सरफेस का जो बीच की दूरी होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या या फिर आर रेडियस से दर्शाते हैं। और इसका जो केंद्र से बीच से यहाँ तक जो काटती हुई रेखा है ना, उसको हम व्यास कहते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, या उल्टा कह लो डायमीटर का आधा त्रिज्या होता है, ठीक। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है πr², और परिधि होता है 2πr। परिधि मतलब ये 2πr। तो कभी कभी क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है कि पहिए ने एक चक्कर काटा तो पहिए ने कितनी दूरी तय की उसका बताओ। तो एक चक्कर काटा मतलब यहाँ से शुरू करोगे, चलो नीचे से शुरू करता हूँ मैं, यहाँ से शुरू करा पहिया और घूम के फिर यहीं पर आया, तो कितना दूरी किया, उसका परिधि तो तय की ना 2πr। तो एक चक्कर काटा दूरी निकालो बोलेगा तो वो 2πr से आप निकालोगे, दो चक्कर काटा दूरी निकालो तो दो गुणित 2πr, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आता है। परिधि मतलब 2πr, ठीक है। ये वृत्त वाला मामला हो गया। पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं और r मतलब हो जाता है त्रिज्या, इतना पता है आपको। अब आते हैं हम अर्धवृत्त, वृत्त का आधा आधा गोला, ठीक, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में क्या करेंगे, क्षेत्रफल वाला मामला तो सिंपल है। यहाँ पर πr² है, ये पूरा क्षेत्रफल था तो पूरा क्षेत्रफल का हमने आधा कर दिया, तो ये इतना ही आधा हमको निकालना है, ठीक है, आधा। तो क्षेत्रफल का आधा कर देंगे, πr²/2। लेकिन परिधि में एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, वो क्या होगा, 2πr का आधा आपने किया क्या किया, 2πr ये पूरा था, 2πr का आधा सिर्फ इतना हुआ। अब आपको ये भी तो ऐड करना है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, d भी लिख सकते हो या फिर r और r 2r भी लिख सकते हो। इसलिए इसका परिधि का वैल्यू हो जाता है 2πr/2 + 2r, कटाओगे तो πr + 2r निकल लेगा, या फिर πr + d भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है आधे गोले वाला मामला, ठीक है। अब एक और वृत्त का त्रिज्याखंड, सेक्टर ऑफ सर्कल, ये होता है, ये पूरा वृत्त है तो ये वाला खंड वृत्त का त्रिज्याखंड। तो वृत्त के त्रिज्याखंड का अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब आपको जब बोला जाए कि आपको ये वाला एरिया जो है सिर्फ इतने हिस्से का मुझे क्षेत्रफल चाहिए, तो πr² में पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से मेरे को ये थीटा मतलब इसका कोई वैल्यू होगा, मान लो 45 डिग्री दिया रहेगा, 50 डिग्री दिया रहेगा, जो भी डिग्री दिया रहेगा, ठीक है। तो उस वैल्यू का हम मान रख देंगे, ठीक है। हमको क्षेत्रफल किसका चाहिए, πr² पूरे गोले का, उसमें से अगर हम काट दे 360 में से थीटा, 360 में से थीटा, 360 में से थीटा, यहाँ तक का एरिया चाहिए, तो ऐसे आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। परिधि कैसे निकल जाएगा, पूरा 2πr है तो हमको कितना चाहिए, 2πr पूरा है, जिसमें से हमको चाहिए गुना कहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ये a से c तक, a से b तक का चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2πr गुना θ/360, ये इतना निकल जाएगा, ठीक है। और परिधि है तो हमको ये और ये भी जोड़ना पड़ेगा, तो 2πr गुना θ/360 + 2r, r और r + 2r। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि आपको चाप की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ दिख रहा है आपको, ये a से b की लंबाई कैसे निकालोगे, तो देखिए ये पूरा 2πr होता है, 2πr में से हमको इतना डिस्टेंस चाहिए, कितना चाहिए, थीटा और डिस्टेंस चाहिए, कितने में से, 360 में से। तो क्या हो जाएगा, θ/360, 2πr गुना θ/360 चाप की लंबाई होता है, ठीक है। अब एक और आता है वलय। वलय मतलब हो गया आपका रिंग। रिंग में आप क्या करोगे, डायग्राम बना लो,
ये वाला जो हिस्सा है इसका अगर हम मैं क्षेत्रफल निकालूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से मानूं ये बड़े वाले का रेडियस जो है क्या है, बड़ा आर, और ये छोटे वाले रेडियस का मान मैं मानता हूँ यहाँ छोटा आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमको ये वाला भाग निकालना है जो मैंने येलो कलर में किया है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो बड़ा वाला एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया पूरा बड़ा वाला क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें ये छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दोगे, कितना, पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई कॉमन निकाल दो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा। तो यही होता है वलय रिंग का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब जितने भी आपके ज्यामितीय आकृति है 2D वाला, जो हम क्षेत्रफल वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जितने भी टाइप की ज्यामितीय आकृतियाँ वो सब कुछ हमने देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस आते हैं आज के क्लास में, हम कुछ लिमिटेड और इजी क्वेश्चंस टाइप कर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करे होंगे तो उसमें आपको कंटिन्यू सारे वीडियोस लगातार मिलेंगे, है ना। कुछ वीडियोस जो आप यूट्यूब में देख पा रहे होंगे वो डेमो वीडियो की तरह आप देख सकते हैं। क्लास पसंद आए तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जितना कुछ मैंने आपको समझाया वो सबसे बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ था। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। अगर इतना कुछ समझ में आ गया तो आप घर में ही क्वेश्चन बना सकते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है, 60 और 10, ये बोल दिया 60 और ये बोल दिया 10, ठीक है। आयत की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। यदि उसके चारों ओर प्रत्येक 5 मीटर पर एक बिजली की खंभा लगा दिया जाए, प्रत्येक 5 मीटर पर मतलब अगर यहाँ पर देखेंगे 60 मीटर है तो 5 मीटर पर यहाँ, 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 फिर इधर 5 मीटर पर, ठीक है। ऐसे ऐसे करके क्या किया जा रहा है, चारों ओर खंभा लगाया जा रहा है, ठीक है। कितने पर, प्रत्येक 5 मीटर पर। तो आपको क्या पता करना है, कितने खंभे लगाए जा सकते हैं वो आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, आपको पहले निकालना होगा परिधि। यही आपको दिमाग में लगाना है कि आपको इसमें निकालना क्या है। देखिए क्षेत्रफल निकालोगे तो अंदर का मामला निकलेगा, और हमको क्या करना है, बिजली की खंभा खेत के अंदर लगाना नहीं है, आपको चारों ओर लगाना है। जैसे खेत है तो हम खेत में क्या लगाते हैं, तार लगाते हैं ना, तो तार भी लगाते हैं, तो जो खेत का हम मेड़ बोलते हैं उसके चारों ओर निकाल लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, अगर कितना तार लगाया जाए बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप परिधि क्या निकालोगे, परिमाप ही निकालोगे, ठीक है। तो ये भी परिमाप वाला क्वेश्चन है, हमको पहले परिमाप निकालना होगा। ये आपको समझ आ रहा है ना, जो मैंने आपको बताया कि आप कुल परिमाप निकालोगे तो परिमाप का जो डिस्टेंस आएगा उसको 5 से भाग दे दोगे। क्यों, क्योंकि हर 5 मीटर में एक खंभा लगाना है, तो खंभे का संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2a+b, या सबको जोड़ दो, एक ही बात है। 2a का वैल्यू 10 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया। तो ये 70 हो जाएगा, 70 गुणा 2 140 हो जाएगा, 140, है ना। तो हमारा आ गया ये 140 मीटर कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये कुल कितना आ जाएगा, अगर आयत को खोल दूं तो 140 मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हर 5 मीटर पर एक खंभा लगाया गया है, तो खंभे की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करोगे खंभे की संख्या, 140 कुल है, हर 5 मीटर पर लग रहा है, निकल जाएगा, भाग दे दो 140, 5 एकम 5 दूने, बच गया 4, 5 अट्ठे 40, तो 28 खंभा लगेगा भाई। ये आपका आंसर है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको
क्षेत्रमिति से। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं हर एक जियोमेट्रिकल शेप का, जो 2D शेप है, जैसे चतुर्भुज है, त्रिभुज है, वृत्त है, हर एक शेप का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9 मीटर, 12 मीटर और 7 मीटर है। एक का 9 मीटर ले लेता हूँ, एक का 12 मीटर ले लेता हूँ, एक का 7 मीटर ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 9 मीटर, 12 मीटर, 7 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल हम किससे निकालेंगे, भुजा से निकालेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, एक फॉर्मूला हीरोन का सूत्र मैंने आपको बताया था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, जहां पर s बराबर आप पहले निकाल लेना a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 9 प्लस 7 बटा 12। ठीक है, तो 9 7 12 21 और 7 28 हो जाएगा बटा 2, तो 28 बटा 2 बराबर 14। s की वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तो s की वैल्यू जो है ये आप यहाँ पर रख दो, कितना हो जाएगा, 14 माइनस ए 9 हो जाएगा, यहाँ पर 14 माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 माइनस 12 हो जाएगा। तो आप बस घटा दो, सिंपल से कैलकुलेशन कर लो। ये 14 गुणित कितना हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना बचेगा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 14 गुना 5, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2, ठीक है, 2 आपको 14 दिख रहा है, तो 2 14 को आप बाहर निकाल दो, 2 14 में से नहीं, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल दो। ठीक है, और यहाँ पर अंदर बचेगा 5। तो ये आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान होंगी। ठीक है, ये तीनों भुजाएं समान होंगी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको देख लेते हैं क्या है। चलो, यहाँ पर क्षेत्रफल ना होकर यहाँ पर ना क्या है, भुजा होगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कर लेना, भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा मतलब 4 सेंटीमीटर सबका, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4, और इसका वैल्यू भी है 4, तो 4 का वर्ग, ये 4 कट जाएगा, तो बच जाएगा 4√3। यही है आपका आंसर, 4 ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। वर्ग है, इसका परिमाप मतलब बाहर का 36 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको ए मानूं तो सभी ए होगा, वर्ग है मतलब चारों भुजा समान है, तो 4a बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये आपको दिया है। ठीक है, वर्ग का परिमाप मतलब 4a होगा। 4a कैसे हो गया, सबको जोड़ोगे ए ए ए ए 4a। ठीक है, हमने फॉर्मूला भी देख लिया 36 सेंटीमीटर। तो आप भुजा भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, भुजा मतलब a का वैल्यू आप निकाल सकते हो 36/4,
4 एकम 4, 4 निया 36, तो ए बराबर निकल जाएगा 9। वैसे आगे क्या दिया है, किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, यदि किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, चलो एक का हम देख लेते हैं, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल है। वर्ग का परिमाप, और यदि वर्ग और आयत के परिमाप तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप हमको दिया है 36, और आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला 2a + b। ठीक है, 36 यहाँ पर हो जाएगा 2 a, एक का वैल्यू हमको पता है 7, और b का वैल्यू हमको नहीं पता, निकालना है। ये 7 है तो ये भी 7 होगा ना आयत में, और ये b है तो ये भी b होगा। इतना क्लियर है। b की वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ b। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम इसको, ये 2 इधर चले गया तो ये 18 हो जाएगा। 36/2 कितना हो जाएगा, 18। 7 + b, तो b बराबर हो जाएगा 18 - 7 बराबर 11, तो b बराबर 11 हो जाएगा। अब आयत का हमको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो हमने एक को 7 दिया था, एक को इसका मान निकाला 11, तो क्या हो जाएगा 7 × 11, और 11 × 7 = 77। ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ये आपका वृत्त वाला क्वेश्चन हो जाएगा। व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है साइकिल का। व्यास मतलब यहाँ से पूरा यहाँ 28 दिया है। ठीक है, तो ये त्रिज्या जो है r, ये क्या हो जाएगा 28/2 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 14। तो पता चल गया ना ये r हमारा कितना रहा है। इतना आपको क्लियर है ना कि हमको व्यास दिया है 28, त्रिज्या इसका आधा होगा, तो 28/2 14 हो जाएगा। ठीक है, व्यास 28 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर चलने में यह कितना चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, 2πr दूरी तय करेगा। ये आपको पता है कि एक चक्कर लगाएगा तो दूरी तय करेगा कितना, 2πr के बराबर। ये बोल रहा है कि 66 किलोमीटर चलने में कितना चक्कर लगाएगा। माना 66 किलोमीटर चलने में n चक्कर लगाता हो, ठीक है। अब पहिया एक बार घुमा तो इतना चला, 2 बार घुमा ऐसे तो इतना चला। अब n बार घुमा, n बार मतलब कितने बार घूम रहा है हमको नहीं पता, कितना चल गया 66 किलोमीटर चल गया। हम माने कि n चक्कर में 66 किलोमीटर चल रहा है, तो n × 2πr बराबर 66 किलोमीटर में लिख सकता हूँ कि n बार वो 2πr में चल रहा है, तब जाके वो 66 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, n बराबर में चक्कर ही निकालना है कि कितना चक्कर में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबका वैल्यू मुझे पता है, n निकल जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 66 किलोमीटर बटा 2πr हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं काट दो, 2 एकम 2 33, n बराबर हो जाएगा 33। किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर पाई को मैं लिख सकता हूँ 22/7, तो 22 को यहाँ रख दूँ,
7 को ऊपर लिख देता हूँ, गुना आर की वैल्यू मैंने निकाला है कितना, 14 निकाला है। ठीक है, कटा दो जो जो कट रहा है, 7 एक कम 7 दूने, और कुछ कट रहा है क्या, 11 दूने 11 तिया, ऊपर आपको दिख रहा है 3000 और नीचे दिख रहा है 4, तो n बराबर हो जाएगा 3000/4 या 1500/2, और 1500 का आधा होता है 750। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 750, तो 750 चक्कर लगाएगा। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसके आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी अच्छा ऑफर है, दिवाली का जो ऑफर चल रहा है सभी कोर्स में 20% डिस्काउंट वाला, नीचे आपको डिटेल दिख रहे होंगे, उससे क्या कर सकते हैं आप, ऑफर में क्लास ले सकते हैं। तो मिलेंगे अगले क्लास में, अगले क्लास में हम और डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।